दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी मिलते रहेंगे। दिन अपनी ढलती हुई उम्र पर सबसे खूबसूरत लगता है मुझे। इसलिए नहीं कि एक रिटायर्ड आदमी हूं, बल्कि इसलिए कि इस वक्त मैं किताबों से भरे कमरे में अपनी स्टडी टेबल पर बैठा सामने वाली खिड़की से आंगन के उस पार दूसरी खिड़की में झांकता हूं। रसोई में गुनगुनाते हुए काम करती अपनी पत्नी मालती को देखता हूँ। आज शाम भी मैं वैसे ही उसको देख रहा था। बीच की मांग निकालकर पीछे जूड़ा बनाया था उसने। कलाई में कंगन के बजाय कांच की चूड़ियां थीं। सुबह से सीधे पल्ले की साड़ी बांधे घूम रही थी, लेकिन मेरे ये कहने पर कि तुम बूढ़ी लग रही हो, उसने साड़ी का आंचल आगे से घुमाकर कंधे पर ले लिया था। गोपाल, तुम वहां पढ़ने के लिए बैठते हो या मुझको निहारने? वहां तरुण के यहाँ ये सब नहीं चलेगा, बहू पोती के सामने बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उसने वहीं से कहा तो मैं झेप कर हंस दिया। सर पर चढ़ा नजर का चश्मा खुली किताब के ऊपर रखकर उसके पास चला आया। वो लौकी के कोफ्ते बना रही थी। एक पकौड़ी उठाकर मुंह में डालते हुए कहा, तुम्हें देख नहीं पढ़ रहा था। किताबों से ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं चेहरे। मेरे चेहरे पे कुछ है ही नहीं जो पढ़ोगे तुम, उसने मेरी ओर घूम के कहा। उसकी मांग के सिंदूर से आंखों की झुर्रियों और ठोड़ी के तिल तक नजर घुमाते हुए मैंने कहा, है ना, लिखा है कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती। हाँ, मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ और उसकी खातिर वहाँ जाऊंगी। हाँ, जगह का मोह होता है, लेकिन बेटा है वो हमारा। कहते हुए उसने कोफ्ता मेरे मुंह में डाल दिया। हमारा बेटा तरुण अपनी फैमिली के साथ नोएडा में रहता था और उसकी इच्छा थी कि रिटायरमेंट के बाद हम भी रायबरेली छोड़कर उसके साथ रहें, जॉइंट फैमिली की तरह। हालांकि मुझे लगा कि बहू को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब उसने ही बड़ा घर तलाशा और हमारे लिए टिकट बुक करवाई तो लगा कि वो भी चाहती थी कि हम वहाँ आ जाएं। जाने के दिन नज़दीक आ रहे थे। घर की अलमारियों से ज़रूरी सामान, कपड़े बैग में भरे जाने शुरू हो गए थे। मालती ने एक बैग मंदिर की मूर्तियों का बनाया, एक बैग मेरी किताबों का भी हो गया। पैकिंग करते हुए मालती कोई सामान उठाकर लाती, मुझसे पूछती, इसे भी ले चलें क्या? तो मैं सोच ही नहीं पाता कि हाँ कहकर इस जगह को छोड़ने की तकलीफ को बढ़ा दूं या ना कहकर ना छूटने की उम्मीद सहेज लूं। यहाँ हमारी आखिरी रात थी। मोहल्ले के लोग अभी अभी मिलकर गए थे। दोस्त, अब कब आओगे? पूछ के जा चुके थे। मालती को अड़ोस पड़ोस की औरतों ने तोहफे में साड़ी और बेटे बहू के साथ कैसे रहना है ये नसीहतें दी थीं। सबके जाने के बाद मैं लाइट और दरवाज़ा बंद करके कमरे में आया। मालती चादर ओढ़े लेटी थी। मैंने तकिया ज़रा ऊंचा टिकाया और चश्मा उतार कर लेट गया। सुनो जी, हम यहाँ वापस आया करेंगे ना? उसने पूछा। फिर मेरे हाँ कहते ही बोली, त्योहार यहीं के किया करेंगे, दिवाली तो पक्का, होली पे देखेंगे, अगर मन किया तो आ जाएंगे। क्यों जी? वो यहाँ वापस आने के मौके तलाशती जा रही थी और मैं वहाँ की जिंदगी में एडजस्ट करने के तरीके ढूंढ रहा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि घर भी इंसान की तरह मिजाज रखते होंगे। किसी की आमद उनको खुशी भी देती होगी, लेकिन कोई अजनबी उनको हैरान कर जाता होगा। इस वक्त तरुण के घर की बादामी दीवारें मुझे हैरानी से देख रही थीं। खिड़की के ऊपर लगी पेंटिंग बीते 1.25 घंटे से मेरे उम्र दराज चेहरे, हल्के उड़े हुए बाल, मेरी फीकी कमीज को निहार रही होगी। 1.25 घंटे हो गए थे हमें आए। मैं ड्राइंग रूम के नीले सोफे पर जरा सरक कर अदलेटा अखबार पढ़ रहा था। नीचे बहू त्रिची और तरुण ने छुट्टी ले ली थी। पोती तानी स्कूल गई हुई थी, कोई यूनिट टेस्ट थे उसके। पापा, चाय बना लाऊं? बहू त्रिची ने पूछा। सीधे बैठते हुए मैंने कहा, हाँ बना लो, फीकी बनाना। ठीक है, कह के वो चली गई। मैंने इस नए शहर वाले अखबार का पन्ना पलटते हुए एक नज़र मालती को देखा। वो तरुण के साथ घर देख रही थी। लॉबी से अटैच बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, अरे राम, ये गुसलखाना भी एक साथ वाला है? तुम्हारे रूम का सेपरेट बाथरूम है माँ? तरुण ने कहा तो मालती तब ठीक है कहते हुए अगले कमरे में घुस गई। पापा आइए, अपना रूम देख लीजिए। वहीं दरवाजे पे खड़े होकर तरुण ने पुकारा। अरे अपनी माँ को दिखा, उसे ही दिक्कतें होती हैं, खिड़की ऐसी हो, दरवाज़ा वैसा हो। कहकर भी मैं उठकर कमरे में चला आया।
ढेर सारे बिखरे खिलौने, पढ़ने की टेबल, कार्टून वाली अलमारी रखी थी। ब्रेकफास्ट के बाद तानी का सामान उस रूम में कर देंगे, तरुण ने कहते हुए बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया। वो रह लेगी ना? मैंने बालकनी देखते हुए पूछा। हाँ पापा, वो सारा दिन तो हमारे कमरे में रहती है, खाना पीना सोना सब कुछ, तरुण ने हंसते हुए कहा। मैं तानी की बड़ी सी तस्वीर को देखने लगा। एकदम तरुण पे गई थी, वही भूरी आंखें, माथे पर गिरे बाल, गालों पर गड्ढा भी। हमें अपने बेडरूम में सुलाकर तरुण और त्रिची कमरा सेट करने लगे। बगल वाले कमरे से आती खटर पटर की आवाज़ सुन रहा था मैं। नई जगह पे नींद नहीं आ रही थी तो मैं साथ में लेटी मालती का सर सहलाने लगा। धीरे धीरे मेरी भी पलकें भारी होकर मुंद गईं। नींद कितनी लंबी हुई याद नहीं, लेकिन आंख खुली एक शोर से, तानी के रोने चिल्लाने की आवाज़ से। मुझे वही कमरा चाहिए पापा, मैं इसमें नहीं रहूंगी। तानी बी क्वाइट, अगली आवाज़ तरुण की थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मालती भी जाग गई। बाहर कुर्सी पर दोनों हाथ बांधे मुंह फुलाए तानी बैठी थी, नीली स्कूल यूनिफॉर्म पहने, गले में आई कार्ड भी लटका था। उसके सामने घुटनों पर बैठकर मालती ने कहा, तरुण, तानी का सामान वापस रख दो। माँ, उसमें खिड़की नहीं है और वॉशरूम भी कंबाइंड वाला है, वो बोला। तो क्या हुआ, हम इसके रूम में आके नहा लिया करेंगे, कहते हुए मालती ने तानी के गालों पर प्यार कर दिया। थैंक यू दादी, कह के तानी उसके गले से लग गई। मेरी निगाह उस छोटे से कमरे के अंदर टहलने लगी, जिसमें न खिड़की थी न रोशनदान, बस दीवारों से घिरा एक कमरा। बिना खिड़की वाले कमरे में मालती को घुटन होती थी, लेकिन इस वक्त तानी की खुशी जरूरी थी। जिंदगी की शायद ये पहली 15 रातें होंगी जब मैं और मालती अलग कमरे में सोए होंगे। शुरू के 2 रोज उसने कोशिश की इस बिना खिड़की वाले कमरे में सोने की, लेकिन बेचैन ही रही। रात को तानी का रूम खाली रहता था, इसलिए उसने वहां सोना शुरू कर दिया। छोटे से पलंग पर पेट में घुटने सटाकर सोती रहती। मैं कहता कि एक फोल्डिंग पलंग खरीद लाते हैं, लेकिन वो मना करके कहती, इस पे भी अच्छी नींद आती है मुझे। झूठ बोलती थी वो। अगर ऐसा होता तो आंखों के नीचे कच्ची नींद क्यों टिकी रहती। शाम को हम बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। मैं और मालती मोढ़े पर बैठे थे और छोटी कुर्सी पर त्रिची स्टूल पर रखे बिस्किट बढ़ाते हुए बोली, बिस्किट खाए ना पापा। तभी भीतर चार्जिंग में लगे उनके मोबाइल पर घंटी बजी। हाँ तरुण, कहाँ पहुँचे, पूछते हुए वो उधर की बात सुनती रही, फिर फ़ोन हटाते हुए बोली, वो बोल रहा है कि आधे घंटे में तैयार हो जाइए, डिनर बाहर करेंगे। ये सुनकर तानी न जाने कहाँ से दौड़ते हुए आ गई। ये हम बाहर जाएंगे, मामा लास्ट टाइम आपने चिकन नगेट्स का प्रॉमिस किया था। हाँ बाबा, याद है, कहते हुए त्रिची वापस बात करने लगी। मैंने देखा सामने बैठी मालती कप के किनारे उंगलियां फेर रही थी। बीच बीच में होंठ भींच कर मुझको देख लेती। बेटा तुम लोग जाओ, हमारा रहने दो, मैंने कहा। अरे ऐसे कैसे, फ़ोन होल्ड पे रख के त्रिची ने कहा। बस वो बाहर नॉनवेज वगैरह, तुम जाओ ना, मैंने कहा तो फ़ोन कंधे से दबाए उसको सुनते हुए उसने कप ट्रे उठाए और भीतर चली गई। पीछे पीछे तानी भी दौड़कर मामा हम जा रहे हैं ना कहते हुए उसके पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने और मालती ने रसोई से कुकर की सीटी की आवाज़ सुनी। हम यूं ही चुपचाप बहुत देर तक रसोई के दरवाजे को और फिर एक दूसरे को देखते रहे। कभी कभी छोटी बातें कितनी घनी उलझ जाती हैं, जैसे सुई धागे वाले डिब्बे में 20 एक ही रंग के धागे आपस में उलझ गए हों। उस रोज मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा कि उनका प्लान हमारी वजह से कैंसिल हुआ। रात डाइनिंग टेबल पर भी हम चुप बैठे थे। हाँ, तरुण बात कर रहा था, त्रिची से, मुझसे, अपनी माँ से। उसने बोल में कस्टर्ड पलटती त्रिची से पूछा, वो नाराज़ है। कोई नहीं, मैं खिला दूंगा उसे, कहते हुए उसने कस्टर्ड हम तीनों के आगे रख दिया। मैं अपनी कुर्सी सरका कर उठा और भीतर आ गया तानी के पास। उसके सरहाने बैठकर बाल सहलाने लगा। चलो बेटा खाना खा लो, मैंने कहा तो उसने चेहरा दूसरी तरफ पलट लिया। बोली, मुझे नहीं खाना। मैं उसकी बाजू थपकाने लगा। निगाह तानी के गुस्से से फूले चेहरे से बार बार कलाई के कलावे तक जा रही थी। धीरे धीरे कलावा कसने लगा, जैसे सूत छोटा पड़ रहा हो, कलाई सूज रही हो। अच्छा कल चलेंगे,
पक्का, प्रॉमिस। मैंने उसकी ओर हथेली बढ़ाते हुए कहा तो वो सच्ची कह के फुदकी और कूदते हुए बाहर चली आई। उसके यूं चहकने की खुशी थोड़ी सी तरुण के चेहरे पर और बहुत सारी तानी के चेहरे पर देखी मैंने। मालती के चेहरे पर भी मुस्कान थी, लेकिन बेख्याली वाली, जैसे वो कुछ और ही सोच रही हो। तुम कर लोगी ना एडजस्ट? डिनर के बाद कवर ठीक करती मालती से मैंने पूछा। और तुम? उसका पूछा सवाल बहुत देर तक अबूझा तैरता रहा। उम्र के जिस मोड़ पर इंसान बदलना रोक देता है, हम उसी वक्त सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहे थे। सोने का वक्त सरक कर पीछे हो गया और कॉलोनी में टहलने का समय लंबा। सुबह की हल्की ठंडी धूप बेपरवाह डोल रही थी। सोसाइटी के गेट के भीतर फल, नारियल पानी, सब्जी की ठेलियां घूम रही थीं। सब्जी के ठेले पर मुझे साग के लाल पत्ते दिख गए। कब से तुम्हारे हाथ का लाल साग नहीं खाया, ले लूं? तुम बनाना वैसे ही जैसे प्यार से पहले बनाती थी। मैंने कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, प्यार के दिन गए जी, अब तो जरा दूर रहने में भलाई है, वरना बच्चे हंसेंगे। अरे बच्चे नहीं होंगे तब खिलाना, ठीक? उसके करीब झुककर फुसफुसाते हुए मैंने किलो भर साग तुलवा लिया। घर पहुंचा तो हाथ में थैली देखकर त्रिची बोली, अरे पापा आपको ये पसंद है? तानी को भी लाइए, अभी बना देती हूँ, लंच में खा लीजिएगा। मैंने मालती को देखा, वो कहना चाह रही थी कि बहू रहने दो, इनको मेरे हाथ का खाना है, लेकिन नहीं कह पाई। कुछ रिश्ते गले में खिंचक बैठा जाते हैं। बीते 2 महीनों में मालती कभी नहीं कह पाई कि कढ़ी उसे मेथी के छौंक वाली अच्छी लगती है, मलाई वाला दूध नहीं पसंद है, रोटियां थोड़ी करारी खाती है वो। रसोई से साग बनने की महक आती रही। मालती चक्कर काट रही थी। मैं जानता था कि उसका मन हो रहा होगा कि कढ़ाई का ढक्कन खोलकर उसमें वो चुटकी भर अपना स्वाद मिला दे, लेकिन मन मारना सीख गए थे हम। दोपहर का खाना खाकर मैं और मालती एक नींद के लिए अपने अपने कमरे में आ गए। वो अपनी पुरानी सहेलियों से, मैं दोस्तों से बातें करता रहा। दोस्त पूछते, बेटे के पास मन तो लग रहा होगा ना? तो मैं हाँ नहीं कुछ नहीं कह पाता उन्हें। तरुण और त्रिची कहते हैं कि नए शहर जिंदगी में नयापन भरते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम बुजुर्गों की रगें पुरानेपन के साथ ही सहज रहती हैं। हमें ये चटखीली रंगत नहीं, खद्दर का खुरदुरापन भाता है। इस सोसाइटी में कितनी हम उम्र आंखों में मैंने वही कसक देखी। सोसाइटी के पार्क की बेंच पर बैठकर हम अपने अपने शहरों की बातें करते थे। सामने की बिल्डिंग के 516 वाले शुक्ला जी और मैं, हम दोनों रायबरेली की बात करते थे। वो भी वहीं के रहने वाले थे। एक सुबह मैं और मालती टहलने नहीं गए तो शाम को हालचाल पूछने चले आए। एक शहर का अपनापन अच्छा लगा। हम ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे थे। मालती अभी चाय नमकीन लेके आई ही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। रोली और त्रिची थे। बेटा ये वही रायबरेली वाले अंकल हैं, बताया था ना? कहते हुए मैं तरुण की हाँ अच्छा पापा जैसी कोई छोटी प्रतिक्रिया का इंतजार करता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। वो दोनों भीतर अपने कमरे में चले गए और तब निकले जब शुक्ला जी जा चुके थे। चले गए वो? पूछते हुए तरुण ने मेज़ पर रखी नमकीन फांकी। बोला, पापा प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन यहाँ सोसाइटी में मोहल्लेदारी का चलन है नहीं। कोई रोज़ आने लगेगा तो प्रॉब्लम होगी। बड़े शहरों में घर छोटे होते हैं ना। घर छोटे होते हैं या दिल? ये सवाल पतंगे की तरह मेरे इर्द गिर्द घूमता रहा, जिसे सिर्फ मालती ने देखा। अपने बेटे का घर अपना नहीं होता क्या? मन की चुप्पियों के बीच कुछ सवाल मैं और मालती अक्सर पूछते हैं और जवाब की जगह सवाल मिलता है। सवाल कि क्या हमारा घर हमारे माता पिता का अपना था? और हाँ तो वो कभी रुके क्यों नहीं? आज त्रिची के रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन था। वो लोग आज शाम निकलते और कल दोपहर तक वापस आ जाते। त्रिची हमारे लिए डिनर तैयार करके जाना चाहती थी, लेकिन मालती ने मना कर दिया। मैंने ही उसे कोफ्ते बनाने को कहा था। शाम ऊंची इमारतों से होकर उतर रही थी। मैं पास के बाजार से बेसन और लौकी लेकर आते हुए सोच रहा था कि आज मैं मालती के लिए चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक वाली। उसे पसंद थी मेरे हाथ की चाय। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, निगाह सीधे अपने घर में गई। भीतर तानी खेल रही थी। त्रिची बैठी थी और तरुण फोन कान पर लगाए चक्कर काट रहा था। अरे तुम लोग गए नहीं? मैंने पूछा तो वो ज़रा सख्ती से ऊंची आवाज़ में बोला, कहाँ चले गए थे आप? पता था हमको जाना है तब भी, और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो मोबाइल चार्जिंग पर, मैंने सहमते हुए कहा।
ये बड़ा शहर है पापा, जानते हैं कितने हादसे होते हैं। माँ अकेले थी, आप लौटे नहीं थे, कैसे निकलते हम? बोलते हुए उसकी सांस फूल गई। वो सारे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई गुनहगार हूं। मैंने सर झुका लिया। ख्याल रखना आप लोग। तरुण का ये कहकर जाना भी गर्दन पर टिका बोझ उतार नहीं पाया। शाम न चाय बनी न कोफ्ते। तानी के छोटे से बिस्तर पर हम सिमटे बैठे रहे। करीबन 5 बार मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए मालती ने कहा, उसे फिक्र हो रही थी आपकी, इसलिए ऐसे रिएक्ट किया। देखा नहीं कैसे परेशान था। मैंने कहा, जानता हूं, लेकिन ये फिक्र अब फंदे सी लगने लगी है। ये बंधन जकड़ने लगा है, जैसे नायलॉन की बारीक रस्सी रोज कस रही हो। मैं अपने आंगन वाली खुली सांस चाहता हूं मालती। उसने बस इतना कहा। बाकी मन में कंधों पर पड़ती उसकी छोटी बड़ी थपकी से समझता रहा। उसे भी घुटन महसूस हो रही थी। मैं जानता था कि तरुण फिक्र करता है हमारी। उसकी सोच, उसका जीने का तरीका एकदम सही है, लेकिन हमें गलत ही सही अपनी वाली जिंदगी भली लगती है, तो क्या करें? सुबह तक हम दोनों का मन जरा जरा हल्का हो गया। रसोई से आलू के पराठों की महक आ रही थी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा प्लेट में रखे पराठों के ठंडा होने का इंतजार कर रहा था। अरे आपने खाया नहीं? चाय लेकर आती मालती ने कहा। मैंने एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। उसे खाते हुए वो वहीं मेरे पास बैठ गई, जैसे पहले बैठती थी। गुजरे कल को आज में ढूंढने की आदतें कभी छूटती नहीं हैं। मेरी भी नहीं छूटी थी। अच्छा था ना, छूटती तो शायद वो वापस जाने की कसक बरकरार नहीं रहती। वो चारपाई की लोच, आंगन का आकार, वो जिंदगी का ठहराव पाने का मन नहीं करता। दोपहर तक तरुण लोग घर आ चुके थे। फंक्शन में क्या हुआ, कैसे हुआ की लंबी बातें हो रही थीं और मैं उसके चुप होने का इंतजार कर रहा था। इस बार सब खामोश हुए तो मैंने आहिस्ता से कहा, तरुण बेटा, हम वापस जाना चाहते हैं। जानते हैं सुकून क्या है? 2 सांसों के बीच का एक बराबर अंतराल। बेचैन सांसें बड़ी उबड़ खाबड़ रहती हैं, तेज बारिश में सड़क से उखड़ गए पत्थरों की तरह। सुकून इधर कुर्सियों पर बैठी मालती और मेरे पास था, और बेचैनी हथेली बांधे सोफे पर झुके बैठे तरुण के पास। तानी भी वहीं त्रिची की गोद में बैठी थी। मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया, वो थकी हुई आवाज में बुदबुदाया। तू है अच्छा बेटा, मैंने उसके करीब आकर पीठ थपथपाते हुए कहा। फिर जाने की वजह क्या है? उसने पूछा। मैंने मेज पे रखे गुलदस्ते में फूल ठीक करते हुए कहा, क्या वजह बताऊं कि मुझे एसी की ठंडक नहीं, खिड़की की बयार अच्छी लगती है। सोसाइटी की सड़कों पे शहर की गलियां याद आती हैं। यहाँ बहुत आराम है बेटा, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी लौटने का मन करता है। मुझे सुनते हुए उसने एक उदास नजर तानी और त्रिची पर डाली और उठकर भीतर कमरे में चला गया। फिर वो दोनों भी चली गईं। मैं और मालती वहीं बैठे रह गए, अजनबी दीवारों के बीच, जैसे परीक्षा हॉल में सबसे आखिर में छूटा कोई बच्चा जिसे अभी बहुत से जवाब देने हैं, कई गलतियां सही करनी हैं। मैं बात करूं उससे? मालती ने पूछा तो मैंने हाथ से रुकने का इशारा किया। खाली मन बहुत शोर करते हैं, जैसे कोई पीतल का कलसा जमीन पर किरड़ता हो। मुझे उस शोर के रुकने का इंतजार था। दोपहर से शाम हो गई। तरुण अपने कमरे से निकला नहीं तो हम ही उधर चले आए। दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, वो खुल गया। सामने पलंग पर तरुण लेटा था। आंखें बाजू से ढकी हुई और पांव लगातार रगड़े जा रहे थे। मैंने झुककर उसका अंगूठा दबाया तो पांव खींच लिए। मैंने किनारे खड़ी त्रिची और तानी को देखा। वो बारी बारी से हम चारों को देख रही थीं। मेरे पीछे कंधे पे हाथ रखे खड़ी मालती को भी। देख, नाराज होगा तो चले जाएंगे, मैंने उसके पैताने बैठते हुए कहा। जा तो रहे ना आप दोनों, कहते हुए उसने बाजू हटा ली। आंखें सुर्ख हो रही थीं उसकी। तू खुश होके जाने देगा तो अच्छा लगेगा, और इन फ्यूचर यहीं तो आएंगे हम। जब तेरे माँ पापा थोड़े ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे, जब शरीर साथ छोड़ देगा, आंखें धुंधलाने लगेंगी, तब यहीं आएंगे। तब करना ना तू सेवा, मैंने कहा तो वो खाली नज़रों से कभी मालती को कभी मुझे देखता रहा, जैसे हमें उस हालत में तसव्वुर कर रहा हो। मालती मेरे पीछे से घूमकर उसके पास आ गई। माथा सहलाकर चूमते हुए बोली, तेरे कहने पे आए ना हम, है ना? अब हमारे कहने पे जाने देना। और जाना कैसा, तीज त्योहार की छुट्टियों में कभी तुम घूमने आना, कभी हम आएंगे।
जानता है, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो माँ पापा का कहना मानते हैं, है ना तानी? मैंने बात जोड़ते हुए तानी की ओर देखकर कहा तो उसने गोल मुंह खोलकर हाँ दादू कह दिया। अच्छा बेटा बन गया था तरुण। उसने ही हमारे जाने की टिकटें करवाईं और इस दिवाली पर अपने तीनों के आने की। बस 2 दिन बाद इस नई जिंदगी से जरा सी दोस्ती करके मुझे और मालती को अपने पुराने जीवन में लौटना था, पसंदीदा ख्वाब के वापस आंखों में लौटने की तरह। बस इतनी सी थी ये कहानी।